हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस, जो कि फिजिक्स का टॉपिक होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे कि जो भी आपका DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस कर रखा है। ठीक है, पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर रखा है किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जो टॉपिक डिस्कस कर रखा है टॉपिक वाइज, पहले नंबर दूसरे नंबर, जैसे जैसे मैंने टॉपिक डिस्कस कर रखा है वैसे ही मैं आपके लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों के लिए वीडियो लाऊंगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। जैसे आज मैं आपको जो चैप्टर करवाने वाला हूँ, ठीक है, और ये देख लीजिएगा, जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ इस टॉपिक से अगर आपका प्रश्न बनेगा तो क्वेश्चन का मतलब ऐसा समझ लेना कि क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है, उसके प्रश्नों को कि किस तरह से प्रश्न बनाता है, किस टॉपिक से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से इस क्लास को कीजिए, और जिस चीज़ को मैं बताता चलता हूँ कि भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको, ठीक है, आप उसको कर लीजिए, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज हमने जो चैप्टर ले रखा है, ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सबसे पहले यही डिस्कस कर रखा है गति, बल और न्यूटन के नियम। ठीक है, तो गति, बल और न्यूटन के नियम में हाँ जो भी टॉपिक है उनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, गति। देखिए, अगर हम बात करते हैं मोशन के बारे में यानी गति की, तो सबसे पहली चीज क्या है तुम्हें समझना है, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर गति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सीधी सीधी बात है, जैसे कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, टाइमिंग के साथ अगर इसकी पोजीशन में, इसकी स्थिति में अगर बदलाव आ रहा है, मान लेते हैं कि कुछ टाइम पहले, ठीक है, ये वस्तु यहाँ थी और कुछ टाइम के बाद ये वस्तु यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टाइम बदलने के साथ साथ इसकी स्थिति में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो दैट्स इट, हम कह सकते हैं कि भैया कि अगर कोई वस्तु जो है अपनी स्थिति में बदलाव करती है समय के साथ तो उसी को क्या बोलते हैं, हम गति बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह वस्तु को वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे ले सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल बताने की क्या जरूरत है भाई, आप समझ ही सकते हैं चीजों को। तो कोई भी चीज मोशन में तब कहलाएगी जब टाइमिंग के साथ साथ, ठीक है, टाइमिंग के साथ साथ उसकी जो स्थिति है वो बदल जाए। दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर कोई वस्तु है, ये मान लीजिए, ठीक है, तो कुछ टाइम पहले अगर हमने इसको ऑब्जर्व किया, अगर यहीं पर है, कुछ टाइम के बाद भी यहीं पर है, तो फिर ये मोशन में नहीं है, फिर ये मोशन में नहीं है बॉस, फिर ये किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में है, यानी समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं विरामावस्था। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विरामावस्था बोलते हैं, यानी कि रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तु किस में कहलाती है, आपकी रेस्ट में कहलाती है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, बात करते हैं गति के वर्णन के लिए। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज ध्यान समझना है कि जैसे हम बात करते हैं गति के वर्णन तो हमें किसी पार्टिकुलर हमें एक पॉइंट लेना होता है। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट मान लेंगे, कोई बिंदु मान लेंगे, इसी बिंदु के सापेक्ष देखेंगे कि वस्तु में, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि उस वस्तु जहाँ से हम चीजों को देख रहे हैं, वस्तु को हम जहाँ से देख रहे हैं उसको हम क्या मान लेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे, और इसी के सापेक्ष देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितनी दूरी तय किया उसने, कितना बदला हुआ। ठीक है, तो वो चीज हमें देखना होता है। सपोज करो हमें यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि आपको एक एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो इसको क्या मान लेंगे आप, ठीक है, इसको आप मूल बिंदु मान लेंगे। अब इसके सापेक्ष आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितनी दूरी तय कर रहे हैं, समय के सापेक्ष, ठीक है, आपकी स्थिति में या किसी भी चीज की स्थिति में जो जा रही है, जा रहा है, जो कुछ मर्जी समझ लो, गाड़ी जा रही है, आप जा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किस अवस्था में भैया, वो गति अवस्था में। ठीक है, वो गति की अवस्था में, ये चीज तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। जैसे हमने बात करी यहाँ पर एक समान गति और असमान गति की बात करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो एक समान गति का मतलब क्या हुआ और असमान गति का मतलब क्या हुआ, देखिए समझिए। यहाँ पर जब समान समयांतराल में, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस तय की जाती है, तो समान समयांतराल में, ठीक है, अगर समान समयांतराल में अगर समान दूरी तय की जा रही है, समान समयांतराल में समान दूरी तय की जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान गति। और अगर ऐसा समझ सकते हैं कि समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय की जा रही है, मतलब दूरी सेम नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। जैसे समझिए बात को, जैसे मान लेते हैं यहाँ से मैं यहाँ तक बना देता हूँ, जैसे ये आपका एक जगह ए है और ये आपका पॉइंट क्या है, बी है, और एक पॉइंट आपका सी है, और एक पॉइंट क्या है, डी है। जस्ट समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब जैसे या फिर छोड़िए, हम बताते हैं आपको, इसको छोड़िए। देखिए आप ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं
आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, या कोई भी गाड़ी है, अगर वो पहले 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड ले लो या 1 मिनट ले लो या 1 घंटा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि पहले 1 घंटे में, अगर वो पहले 1 घंटे में आपकी जो गाड़ी है, पहले 1 घंटे में मान लो भई वो गई है 65 किलोमीटर, पहले 1 घंटे में 65 किलोमीटर गई है, तो अगले 1 घंटे में फिर से वो 65 किलोमीटर जा रही है। अगले 1 घंटे में फिर से वो 65 किलोमीटर जा रही है। तो यानी समय भी तुम्हारा समान है, ठीक है, और जो दूरी है वो भी समान है। तो समान समय में अगर समान दूरी तय होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक समान गति बोलते हैं। और असमान गति का मतलब क्या होता है भैया? टाइम जो आपने देखा है, जैसे 1 घंटे की हम बात करते हैं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टाइम आपका वही रहने वाला है, जैसे 1 घंटे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। चलो, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में, ठीक है, पहले 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई वो 65 किलोमीटर हुई, लेकिन अगले 1 घंटे में वो जा रही 40 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में पहुंच गई वो 90 किलोमीटर। तो यानी आपने क्या देखा, टाइम इंटरवल आपका सेम है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन यहाँ पर पहले 1 घंटे में 65 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तीसरे 1 घंटे में इन्होंने 90 किलोमीटर की दूरी तय की। तो जो समान समय में समान दूरी तय की जाती है किसी वस्तु द्वारा तो उसको एक समान गति बोलते हैं, और समान समय में असमान दूरी मतलब अलग अलग दूरी, भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? असमान गति बोलते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका एक चीज यहाँ आपको समझना है कि इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि कोई वस्तु द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। यहाँ पर आपने देखा, इसमें समय विस्थापन ग्राफ टेढ़े मेढ़े वक्र यानी मुड़ा हुआ के रूप में बनता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बोलेगा कि एक समान गति के लिए, ठीक है, एक समान गति के लिए जो है विस्थापन और समय के बीच ग्राफ कैसे बनता है, और असमान गति के लिए, ठीक है, असमान गति के लिए विस्थापन और क्या बोलते हैं समय के बीच में ग्राफ कैसे बनता है। तो पॉइंट आपको बहुत ध्यान से रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आपका क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। तो ध्यान रखना कि अगर गति आपकी एक समान है तो वहां पर जो समय और विस्थापन के बीच ग्राफ बनता है उसके बीच में क्या होता है? सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है, सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। लेकिन अगर बात करते हैं आपका असमान गति है तो वहां पर आपका जो है वक्र के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, वक्र के रूप में। वक्र मतलब बोल सकते हो आप टेढ़े मेढ़े मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। अगर इसको मैं बनाने का प्रयास करूं तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे आप समझिए। ये अगर हम बात कर लेते हैं कि ये हमारा हो गया समय, ठीक है, चलो ये हो जाएगा हमारा समय, ये हो जाएगा हमारा समय, और ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो ये हो जाएगा हमारा विस्थापन और ये हो जाएगा हमारा समय। तो इसके बीच में जो ग्राफ खींचेंगे वो बिल्कुल सीधा बनेगा, मतलब समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी। लेकिन हाँ, तो ये हो गया आपका सरल रेखा, ठीक है, तो एक समान गति के लिए हो गया। अब बात करते हैं असमान गति के लिए। तो असमान गति के लिए वक्र प्राप्त होगा, यानी इसको हम ऐसे यहाँ पर बना दें, आपको अगर विजिबल होगा, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आपका मतलब ग्राफ बनेगा समय और विस्थापन के बीच में। तो चलो इसको भी हमने क्या मान लिया? समय, और इसको क्या मान लिया हमने? ये मान लिया हमने विस्थापन, इस वाली रेखा को। तो यानी इसके बीच में जो सॉरी यहाँ पर जो आप क्या बोलते हैं, तो इसके बीच में जो आप ग्राफ देखेंगे कैसा देखेंगे? मुड़ा हुआ, यानी वक्र के रूप में, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो कम ज्यादा जो मामला आप देख रहे हैं टाइमिंग के साथ कभी बढ़ रहा है, दूरी कभी बढ़ रही, कभी घट रही, कभी बढ़ रही, कभी घट रही है। तो ऐसे में आपका जो वक्र प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है? टेढ़े मेढ़े वक्र, यानी टेढ़े मेढ़े रूप में, यानी वक्र के रूप में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। मैंने पहले ही बोला था कि आपको वो पॉइंट नोट कर लेना है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। तो ये पॉइंट आपके लिए, ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिख रखा ताकि आप इसको नोट करना चाहें, इसके शॉर्ट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी चीज मतलब लिखना पॉसिबल नहीं है। तो चीजें लिखी हैं, जो कुछ मुझे समझाना मैं समझा देता हूँ, जिस पॉइंट को मुझे हाईलाइट करना मैं वहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ताकि आप उसको नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आपके लिए आसान हो, ठीक है। बाकी टॉपिक लेके सब चीजों को समझाया जा सकता है, इतना इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो चीज आपके लिए जरूरी है मैं वहां बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आ जाओ। उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, हम बात करते हैं, ठीक है, दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूरी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पर क्या है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए कुल पथ की लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, यानी आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो क्या करते हैं, मतलब कुल पथ की लंबाई, ठीक है, वस्तु द्वारा, मतलब वस्तु जितना चल करके पथ की लंबाई तय की है, मतलब यहाँ से
चलकर यहाँ तक आई है। तो अब इसकी जो लंबाई है मेरे भाई वो मान लेते हैं 7 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी है कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। तो डेफिनेशन तो ये होगी किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए कुल पथ की लंबाई को उस वस्तु क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। डेफिनेशन तो तुमसे पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या बन सकता है ये देखिए आप। क्वेश्चन आपका बनेगा कि दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की, अतः ये अदिश राशि। क्वेश्चन यही बनेगा कि जो दूरी है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। तो यानी तुम्हें ध्यान देना है भाई मेरे कि आपका जो दूरी है वो अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। क्लियर है। दिशा और परिमाण, आप दिशा के बारे में आप जान रहे हैं, परिमाण का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं चला 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 7 किलोमीटर मैं चला उत्तर की तरफ, तो इसका मतलब 7 किलोमीटर क्या हो गया, परिमाण हो गया। और उत्तर क्या हो गई, दिशा हो गई, दिशा हो गई। तो दूरी में यहाँ पर दिशा का कोई लेना देना नहीं होता। हम किसी भी डायरेक्शन में किधर भी चले जाएं, भैया हम जितना चल लिए हैं, जितना भी चल लिए हैं, वो क्या कहलाएगी, कुल यहाँ से यहाँ तक की वो क्या कहलाएगी भैया, दूरी कहलाएगी। पथ की जो लंबाई है कुल वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं कि इसके मात्रक भी कभी कभी पूछ लेता है मेरे भाई कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, सबको पता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अब ये प्रश्न बनेगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है, ऐसे बना के दे देगा 3-4 ऑप्शन, और उसमें इस तरह से ऑप्शन डाल देगा। अब उसमें अगर दे दिया वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, या फिर ऐसे दे दिया कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य हो सकती है, तो कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो अब वहां पर आप कुछ भी मार सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो सोचने का मौका मिलेगा नहीं। अब अगर चीजें एकदम क्लियर हैं तो आप मार के आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो अगर सोचिएगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी गलत होने के पूरे चांसेस होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। उसके बाद वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऑप्शन में डाल दिया ऋणात्मक होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो गलत कर दोगे। तो ध्यान रखना वस्तु द्वारा चली गई दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। पहली चीज जब शून्य नहीं हो सकती तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, वो धनात्मक होगी। उसके बाद ठीक है, चलो ये सब तो जस्ट एग्जांपल है कि भैया मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। तो मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट क्या है आपका बी है, पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट क्या है डी है। तो कुल दूरी की अगर हम बात करते हैं तो हम ए बी की दूरी लेंगे, प्लस में क्या लेंगे, BC की दूरी लेंगे, प्लस में हम क्या लेंगे, CD की दूरी लेंगे। समझ पा रहे बातों को। बस ये है कि यहाँ से यहाँ तक कुल सबको जोड़ लेंगे, वो हमें क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं विस्थापन की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी अभी आपको समझना है कि वस्तु प्रारंभ में कहाँ थी और अब कहाँ है। मतलब कह सकते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। यानी आपको ये समझना है बातें कुल मिलाकर के, हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे भाई हम यहाँ से यहाँ तक आए, ये पॉइंट हमारा ए था और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। तो यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ से कंप्लीट हम आ गए, उसके बाद यहाँ से अगर हम रिटर्न भी हो गए तो यहाँ से कुल मिलाकर के हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देखेंगे विस्थापन के लिए, ना कि यहाँ से यहाँ तक। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है कितनी है, वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। अब मान लेते हैं ये पॉइंट ऐसा है जिसकी दूरी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लेता हूँ मैं 4 किलोमीटर है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक रिटर्न आ गया तो अब विस्थापन कितना हो गया, तो मेरे भाई अब यहाँ की दूरी नहीं देखेंगे, अब यहाँ से केवल यहाँ तक की दूरी देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में आपने क्या देखा, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम विस्थापन बोलते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 10 में से 4 गया कितना, 6 किलोमीटर का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है विस्थापन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली चीज, विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो विस्थापन कैसी राशि है वो सदिश राशि है। तो जो विस्थापन आपकी होती है वो सदिश राशि होती है। और विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है आपका, मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। उसके बाद किसी वस्तु का विस्थापन शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। जी हाँ, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि विस्थापन हमारा शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको इसके लिए ध्यान रखना है। चलिए
बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि यदि कोई वस्तु पुनः लौटकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर एक पॉइंट एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका बी है, तो अगर कोई वस्तु यहाँ से चलकर बी तक आती है और अगेन ये बी से चलकर ए तक आ जाती है, तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। मतलब यहाँ से बी तक गई और बी से फिर ए तक वापस आ गई, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या है, किसी वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा चली गई दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो विस्थापन है, ठीक है, किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है उसके द्वारा चली गई दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता। यानी विस्थापन इज लेस देन और इक्वल दूरी, यानी कह सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल डिस्टेंस। तो जो विस्थापन है दूरी से हमेशा छोटी या बराबर हो सकती है, कभी बड़ी नहीं हो सकती, हो सकता है विस्थापन, दूरी बड़ी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आपने ध्यान देना है विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो है, वो आपका 1 से कम या 1 के बराबर ही होगा। उसके बाद यानी आपने देखा कि विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से कम या बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी आप ये भी स्टेटमेंट डाल सकता है, ये भी स्टेटमेंट डाल सकता है। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं पूछता है, लेकिन कंसेप्चुअल पूछता है। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो जल्दबाजी में मेरे भाई आप देख सकते हो कि कितना टाइम मिलता है आपको, कितना टाइम मिलता है आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए। भैया 120 मिनट में, 120 मिनट में यानी 2 घंटे में, 2 घंटे में आपको 200 प्रश्न हल करने होते हैं, 200 प्रश्न हल करने होते हैं। ठीक है, तो टाइम काफ़ी कम होता है आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो की लेंथ मैंने बहुत बड़ी नहीं रखा है, ताकि आपको मतलब चीज़ों को हर चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसको आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, उसको आप जरूर नोट कर लें, और ऐसे रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि DSSB TGT नेचुरल साइंस का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कर लो मेरे भाई, नहीं माने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं भाई आप देख लो, साइंस की पूरी तैयारी आपको मिलने वाली है। हम मर्जी आपकी, दोस्तों के साथ शेयर करो, मस्त जुड़ जाओ यार, बढ़िया से पढ़ाई करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।